नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 4 में भाग 15 तक देखा था। भाग 15 में मैंने महावर्ग टेट्रापोडा के बारे में बताया था कि महावर्ग टेट्रापोडा को 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। जिसमें भाग 15 में मैंने वर्ग उभयचर और वर्ग सरीसृप के बारे में आपको बताया था। भाग 16 जो कि इस अध्याय का आखिरी भाग हुआ, उसमें मैं वर्ग पक्षी और स्तनधारी के कुछ लक्षण के बारे में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, जो कि है वर्ग पक्षी यानी क्लास एवीज। वर्ग पक्षी या क्लास एवीज, इनके मुख्य लक्षण देखते हैं। तो इस वर्ग में आने वाले जितने भी जीव हैं वो क्या हैं? एक पक्षी हैं। जितनी भी पक्षियां आप देखते हैं वो सभी वर्ग एवीज में रखी गई हैं। इनके क्या लक्षण हैं? तो इनका मुख्य लक्षण, सबसे मुख्य लक्षण यही है कि शरीर पर क्या पाया जाता है? पंख पाया जाता है, फेदर्स पाए जाते हैं, जिनके द्वारा ये उड़ सकते हैं। इनकी उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता। लेकिन कुछ ऐसे भी पक्षी होते हैं जो उड़ नहीं सकते हैं। उनके एग्जाम्पल जैसे ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग। ठीक, इनके सामान्य लक्षण क्या क्या हैं? तो सबसे पहला कि इनमें चोंच पाई जाती है, बीक्स पाई जाती हैं। ठीक है, सभी पक्षियों में आपने देखा है चोंच पाई जाती हैं। दूसरा, अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनाती हैं। बात को समझिएगा, जो अग्रपाद होता है यानी आगे वाले लिम्स होते हैं, हाथ, हम लोग में जो हाथ है यह अग्रपाद है हमारा, वहाँ पर अग्रपाद यानी लिम्स, 4 लिम्स जिसे कहते हैं, 4 लिम्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पंख यानी विंग्स में, पंख में परिवर्तित हो जाते हैं। और जो पश्चपाद यानी उनका पैर होता है वो सल्क युक्त होते हैं। ठीक है, सामान्यतः उनमें सल्क होता है जो रूपांतरित होकर उनके चलने में, तैरने में या पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करता है। समझ में आया? इनमें भी 2 जोड़ी पाद ही पाए जाते हैं, मतलब 4 लिम्स पाए जाते हैं। 2 हिंड लिम्ब और 2 फोर लिम्ब और 2 हिंड लिम्ब। तो इनका जो 4 लिम्ब होता है वो पंख में रूपांतरित हो जाता है, और जो हिंड लिम्ब होता है वो उनके चलने, शाखाओं को पकड़ने और तैरने में सहायता करती हैं। अंतःकंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती हैं। जो उनके शरीर में हड्डियां होती हैं वो अंदर से बहुत खोखली होती हैं। क्यों होती हैं? जिससे उनका वजन कम हो और वो उड़ सके। अगर ये अंतःकंकाल की जो हड्डियां हैं वो कठोर हो जाए और मतलब ठोस हो जाए तो वो भारी हो जाएंगी और उड़ने में उन्हें दिक्कत होगी। इसीलिए इनका जो अंतःकंकाल होता है उनमें अस्थियां खोखली होती हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा। और उनमें वायुकोष्ठ पाया जाता है, एयर कैविटीज पाया जाता है जिसमें एयर भरा होता है। हृदय, अच्छा, इनमें चौथा पॉइंट कि इनमें पाचन पथ में सहायक संरचना एक क्रॉप पाया जाता है। आप देखेंगे बर्ड के नेक में एक छोटा सा संरचना पाया जाता है जिसे हम क्रॉप कहते हैं, जिसमें वो अपना भोजन इकट्ठा करते हैं जिससे वो फूल जाता है। तो ये कह सकते हैं एक ऐसी संरचना है जहाँ पर ये अपने भोजन को इकट्ठा करते हैं। आपने देखा होगा जो मदर्स बर्ड होती हैं वो अपने बेबी के फीडिंग के लिए जो खाना लाती हैं वो यहीं पर लाती हैं और फिर उसी को निकालती हैं अंदर से। तो वो कहाँ पर होता है? क्रॉप में। और उसमें पेसड़ी पाया जाता है। पाचन पथ में एक और संरचना होती है जिसे हम पेसड़ी कहते हैं, गिजर्ड। इसका क्या कार्य होता है? तो ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पेसड़ी या गिजर्ड किस में पाया जाता है? तो वर्ग एवीज के प्राणियों में पाया जाता है। क्रॉप का क्या यूज़ है? भोजन को इकट्ठा करते हैं। 5वां, हृदय पूर्ण 4 प्रकोष्ठ का बना होता है, यानी इनमें 2 अलिंद 2 निलय होता है। मतलब इनका जो हृदय होता है वो क्या है? पूर्ण रूप से विकसित है। ये समतापी होते हैं यानी होम्योथर्मस, अपने शरीर के ताप का नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, श्वसन इनमें किसके द्वारा होता है? लंग्स के द्वारा। फुफ्फुस पाया जाता है जिसे हम इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। वायुकोश फुफ्फुस से जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण करता है। 7वां पॉइंट, धड़ से एक छोटी पूंछ लगी होती है। आपने देखा होगा सभी बर्ड्स में एक पूंछ लगी होती है। जबड़ों में दांत नहीं होते तथा ये श्रृंगी होते हैं। आखिर में आप देखेंगे इनका जो जबड़ा होता है उनमें दांत नहीं पाए जाते, लेकिन क्या होते हैं? हॉर्नी, थोड़े कठोर होते हैं। अंगुलियां नखर युक्त होती हैं, मतलब हम लोग का इस तरह से है, उनका कैसे होगा? ऐसे। ठीक है, मुड़ी हुई होती हैं। आप देखेंगे पक्षियों का जो उंगलियां होती हैं वो ऐसी मुड़ी हुई होती हैं, क्लॉड होती हैं। ठीक, इनमें जनन छिद्र गुदा से पृथक नहीं होता, मतलब जनन छिद्र और गुदा एक ही पार्ट में होते हैं। इनकी जो मादा होती हैं उनकी जो बाईं अंडवानी होती है, लेफ्ट ओविडक्ट,
वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है कि पक्षियों में कौन सी अंडवानी सबसे ज़्यादा विकसित होती है, तो बाईं अंडवानी यानी लेफ्ट ओविडक्ट सबसे ज़्यादा विकसित होती है। लास्ट, ये अंडज प्राणी होते हैं, यानी ये अंडे देते हैं। अब वर्ग एवीज में रखे गए प्राणियों में आप उदाहरण जितने भी पक्षी आप जानते हैं सबका नाम लिख डालिए। बत्तख से लेकर वे सभी जो उड़ सकने में सक्षम होती हैं, और एक जो उड़ सकने में सक्षम नहीं है वो है शुतुरमुर्ग, इसका भी एग्जाम्पल लिखेंगे। पूछा जाता है सबसे छोटी पक्षी कौन सी है, तो सबसे छोटी पक्षी का नाम है हमिंग बर्ड, वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल लिखे हुए हैं मयूर, बाज, चील, शुतुरमुर्ग, तोता इत्यादि। आइए देखते हैं दूसरे वर्ग जो कि है वर्ग स्तनधारी, क्लास मैमेलिया। इस वर्ग के प्राणी सभी वातावरण में पाए जाते हैं, यानी अगर आप इनको देखेंगे तो ये ध्रुवीय ठंड भाग जो कि पोलर रीजन्स होते हैं ना, अर्थ के 2 पोलर रीजन्स होते हैं, ठीक है, इस रीजन को कहते हैं नॉर्थ पोलर रीजन। यहाँ पर धूप की कमी के कारण क्या होता है, बहुत ही ठंड होता है। यह साउथ पोलर रीजन, यहाँ पर धूप की कमी के कारण बहुत ठंड होता है। तो इन जगहों पर भी स्तनधारी पाए जाते हैं, ठीक है, ध्रुवीय ठंडे भाग में। जैसे पोलर बियर आपने देखा है ना, सफ़ेद कलर का भालू, वो इन जगहों पर पाया जाता है, तो भालू क्या है, स्तनधारी होता है। रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं, जंगल में भी पाए जाते हैं, घास के मैदान में भी पाए जाते हैं, अंधेरी गुफाओं में भी पाए जाते हैं, जैसे चमगादड़ अंधेरी गुफाओं में पाया जाता है। इनमें से कुछ उड़ने तथा पानी में रहने के अनुकूल होते हैं, ठीक। कुछ ऐसे भी स्तनधारी हैं जो उड़ने में भी सक्षम होते हैं, और कुछ ऐसे भी, जैसे स्तनधारी कौन, चमगादड़ स्तनधारी होता है, वो उड़ने में भी सक्षम होता है। पानी में रहने के लिए अनुकूल होने के में आपको एग्जांपल दे दें, पानी में रहने वाले जैसे ब्लू व्हेल, व्हेल मछली क्या है, स्तनधारी है, वो मछलियों में नहीं रखा गया है, स्तनधारी में रखा गया है, क्योंकि उसके पास स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, मेमोरी ग्लैंड। स्तनधारी क्यों कहते हैं, इनमें स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनसे दुग्ध का स्रावण होता है, और इन्हीं स्तन ग्रंथियों के द्वारा ये अपने बच्चों का पोषण करती हैं, ठीक है। स्तनधारी, धारी मतलब प्राप्त किए, क्या प्राप्त किए, स्तन, यानी वे जीव जिनमें स्तन पाई जाती हैं, स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, उन्हें हम स्तनधारी में रखते हैं। स्तन ग्रंथियों का कार्य क्या है, इनसे दुग्ध का स्रावण होता है जो इनके बच्चों के पोषण में सहायक होता है। हाँ, अब लिखा है स्तनधारी के सबसे मुख्य लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां यानी स्तन ग्रंथियां हैं जिनसे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। इनके मुख्य लक्षण क्या क्या हैं, सबसे पहला, इनमें 2 जोड़ी पाद यानी लिम्ब होता है। आगे वाले ऊपर 2 लिम्ब को क्या कहते हैं, फोर लिम्ब, और नीचे के दोनों लिम्ब को हिंड लिम्ब कहते हैं, जो चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने के लिए, बिल में रहने के लिए, तैरने तथा उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनकी त्वचा पर रोम यानी हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। स्तनधारी में रखे समस्त जीवों के शरीर पर क्या पाया जाता है, रोम पाया जाता है, हेयर। दूसरा, वाय कर्ण पल्लव यानी पिन्ना मसल्स पाई जाती हैं, ये देख रहे हैं ना आप, इसी को कहते हैं वाय कर्ण पल्लव, ठीक। ये स्तनधारी का मुख्य लक्षण है, देखेंगे तो बंदरों में भी पाया जाता है, कुत्तों में पाया जाता है, हाथी में पाया जाता है। तो वाय कर्ण पल्लव ये जो होता है स्तनधारी में पाया जाता है। तीसरा, जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं जो मसूड़ों की गर्तिका में लगे होते हैं, ठीक है, मसूड़ों में पाए जाते हैं, जो दांत होते हैं वो मसूड़ों में होते हैं, ठीक। चौथा, हृदय 4 प्रकोष्ठीय यानी 4 चैम्बर्ड होता है, यानी इसमें 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं, मतलब पूर्ण रूप से हृदय विकसित होता है। श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है, फेफड़ों द्वारा तथा डायाफ्राम द्वारा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें लिंग अलग अलग होते हैं तथा लिंग अलग अलग होने मतलब नर प्राणी अलग, मादा प्राणी अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है यानी मादा के शरीर में होता है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं, ध्यान देंगे। स्तनधारी में सब सामान्यतः सभी स्तनधारी बच्चे ही जन्म देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अंडे उत्पन्न करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, अभी बताते हैं। पहले यहाँ पर देखते हैं कि कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी क्या हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, और जो बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जरायुज प्राणी या सजीव प्रजक, इंग्लिश में विविपैरस कहते हैं। तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, इनमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। अब यहाँ पर लिखा है कुछ को छोड़कर, तो कौन है जो अंडे उत्पन्न करता है। देखिए सभी स्तनधारी किसको जन्म देते हैं, बच्चे जन्म देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अंडे देते हैं।
क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि अंडे देने वाले स्तनधारी का उदाहरण बताइए, तो डक बिल प्लैटिपस, प्लैटिपस इसका एग्जाम्पल है जो कि अंडे उत्पन्न करता है। अंडे देने वाले स्तनधारी का एग्जाम्पल क्या है? डक बिल प्लैटिपस। अभी आगे आपको लिखवा देंगे एग्जाम्पल में। 7वां पॉइंट, ये नियत तापी होते हैं, यानी अपने शरीर के तापमान का नियंत्रण खुद कर सकते हैं, यानी इसे वार्म ब्लडेड भी कहते हैं, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स जो अपने शरीर का नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक, ताप बाहरी ताप के तापमान के परिवर्तन के साथ नहीं बदलता। ठीक है, यानी इसको समझिएगा। इससे पहले जो संघ आपने पढ़ा था उसमें आपको बताया गया कि बहुत सारे संघ ऐसे थे जिनमें जो प्राणी होते हैं वो असमतापी होते हैं, अपने शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं कर सकते। वातावरण में जैसे बदलाव आ रहा है उनके शरीर में भी बदलाव आने लगता है। जैसे आपने इससे पहले वाले ही में देखा था जिसमें मेंढक को रखा गया था वर्ग उभयचर, वर्ग उभयचर में आपने देखा था कि वे असमतापी होते हैं, अपना शरीर का ताप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। यानी जैसे जैसे बाहरी तापमान बढ़ता जाता है उनके शरीर का तापमान भी बढ़ता जाता है, बाहरी तापमान जैसे जैसे कम होता जाता है उनके शरीर का तापमान भी कम होता जाता है। लेकिन यहाँ पर जो स्तनधारी होते हैं वो नियत तापी होते हैं, अपने शरीर का कांस्टेंट टेम्परेचर बनाए रहते हैं। जैसे हमारे शरीर का अगर कांस्टेंट टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो यह हमारा मेंटेन रहता है। ठीक, बाहरी तापमान कितना भी कम हो, बाहरी तापमान कितना भी अधिक हो, शरीर का तापमान हम नियंत्रित कर सकते हैं एक स्टेज तक। ठीक है, तो इसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे कि अर्थात इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान के साथ परिवर्तित नहीं होता। व्हेल तथा समुद्री गायों को छोड़कर, समुद्री गाय ये मत समझिए कोई समुद्र में रहने वाली गाय है, मछली ही है समुद्री गाय को छोड़कर सभी 4 पाद वाले होते हैं। शरीर में ग्रीवा, सिर, ग्रीवा और धड़ होते हैं। सिर, ग्रीवा और धड़ होता है। अधिकांश जंतु में एक छोटी या बड़ी पूंछ पाई जाती है, जैसे बंदर वगैरह में। त्वचा में श्वेत ग्रंथियाँ, स्वीट ग्लैंड होती हैं, सेबेसियस ग्लैंड भी इन्हें कहते हैं हम, जिनसे लगातार जैसे आपके फेस में भी होते हैं, पोर्स होते हैं, उनमें सेबेसियस ग्लैंड पाई जाती हैं, स्वीट ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिनसे पसीना निकलता है या कुछ तरल पदार्थों का श्रावण होता रहता है, जिससे त्वचा नम बनी रहती है। और इनमें दुग्ध ग्रंथियाँ यानी मैमरी ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। ये ग्रंथियाँ रूपांतरित त्वचीय ग्रंथियाँ होती हैं। 9वां, शरीर गुहा एक मांसल तनपुट यानी डायाफ्राम द्वारा 2 भागों में विभक्त होता है। पूरा का पूरा शरीर गुहा अगर आप अंदर का देखेंगे तो ये 2 भागों में विभक्त होता है। किसके द्वारा? डायाफ्राम के द्वारा। ठीक, डायाफ्राम से ऊपर का भाग वक्षीय भाग कहलाता है, वक्षीय भाग। अगर ये डायाफ्राम है तो डायाफ्राम के ऊपर का जो भाग है, समस्त भाग, वो वक्षीय भाग होता है और उसमें क्या पाया जाता है? हृदय और फुफ्फुस। और सही है, डायाफ्राम के ऊपर यहाँ पर हृदय और ये आपका फुफ्फुस यानी लंग्स पाए जाते हैं। तथा उदरीय भाग यानी इससे नीचे का जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? उदरीय भाग। इसमें अन्य अंग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसको मिटाना पड़ेगा इतना। 9 पॉइंट आप लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। दसवां पॉइंट आप लिखेंगे कि दांत, इनके दांत, 10वां, इनमें दांत जबड़ों के गड्ढों में, जबड़ों के गड्ढों में स्थित होते हैं, गड्ढों में स्थित होते हैं। दांत के 2 अनुक्रम होते हैं। इनमें दांत के 2 अनुक्रम होते हैं। दांत के 2 अनुक्रम होते हैं। कौन कौन से? पहला, दूध का दांत, दूध का दांत जिसे हम मिल्क टीथ कहते हैं, ये बचपन में निकलता है और उसके बाद इनके जाने के बाद, दूध का दांत के हटने के बाद स्थायी दांत आ जाता है, स्थायी दांत जिसे हम परमानेंट टीथ कहते हैं, परमानेंट टीथ। ठीक है, तो इनमें दांतों का 2 अनुक्रम पाया जाता है। एक दूध का दांत मिल्क टीथ और दूसरा स्थायी दांत। ठीक है, बचपन में दूध का दांत निकलता है जो गिर जाता है और फिर वह दूसरा दांत निकलता है जो कि परमानेंट स्थायी होता है। अर्थात इनमें, अर्थात कह सकते हैं, अर्थात स्तनधारी, स्तनधारी द्विबारदंती, द्विबारदंती डाइफायोडोंट होता है, डाइफायोडोंट
होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल ये पूछा जाता है डाइफायोडोंट। दांत प्रायः 4 प्रकार के होते हैं, इनमें दांत प्रायः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से नाम याद कर लीजिए, आपको आगे फिर याद करना ही होगा। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। से हिंदी में कहते हैं कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक व चवर्णक। कृंतक काटने के लिए काम आते हैं, रदनक मांस काटने के काम आते हैं, अग्रचवर्णक और चवर्णक चबाने व पीसने के काम आते हैं, चबाने व पीसने के काम आते हैं। आगे लिखेंगे कि इस प्रकार स्तनधारी विषम दंती, इस प्रकार स्तनधारी विषम दंती यानी हेटेरोडोंट होते हैं, हेटेरोडोंट होते हैं। ठीक है, ये हो गया 10वां पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ग्यारहवां पॉइंट, आहार नाल व मूत्र वाहिनियों के छिद्र अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट 12वां पॉइंट, स्वर यंत्र जिसे हम कहते हैं लैरिंग्स, जिसके द्वारा आवाज़ निकलती है। स्वर यंत्र यानी लैरिंग्स में स्वर रज्जु जिसे इंग्लिश में कहते हैं वोकल कॉर्ड होता है, जिसके द्वारा आवाज़ निकलती है। 13वां पॉइंट, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, कपाल तंत्रिकाएं यानी क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। इनके बारे में आपको आगे फिजियोलॉजी में बताया जाएगा। ठीक है, उदाहरण में लिखेंगे, उदाहरण अंडज यानी अंडे देने वाले, यानी अंडे देने वाले स्तनधारी। अभी आपको इससे पहले एग्जाम्पल बताए थे, अंडे देने वाली स्तनधारी कौन से हैं? ऑर्निथोरिंकस जिसे कहते हैं, ऑर्निथोरिंकस, या इसे हम प्लेटिपस भी कहते हैं, प्लेटिपस, या इसे हम डक बिल भी कहते हैं, डक बिल। ठीक है, उसके बाद जरायुज यानी बच्चे पैदा करने वाले, बच्चे पैदा करने वाले स्तनधारी के उदाहरण हैं, जैसे मैक्रोपस यानी कंगारू, दूसरा फेलिस यानी बिल्ली, दूसरा एग्जाम्पल एलिफस यानी हाथी, नेक्स्ट इक्वस यानी घोड़ा, नेक्स्ट वैले निप्टेरा यानी ब्लू व्हेल। व्हेल मछली क्या है? एक स्तनधारी है, इसे मछली में नहीं रखा गया। नेक्स्ट पैंथेरा लियो यानी शेर। उसके बाद आप ऐसे लिख सकते हैं, उड़ने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो वो है चमगादड़। बस ये हो गया आपका वर्ग स्तनधारी भी समाप्त।
यानी आपका यह अध्याय पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। सारी चीज़ें जितनी भी बताई गई हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, वो सब याद कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन इनसे बार बार पूछी जाती हैं कि बच्चे अंडे पैदा करने वाले अंडे देने वाले स्तनधारी का उदाहरण, तो ऑर्निथोरिंकस यानी प्लेटिपस जिसे हम डकबिल भी कहते हैं। दूसरा उड़ने वाला एक स्तनधारी जो कि है चमगादड़। ये सारी बातें आपसे कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसी के साथ यह अध्याय पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। इस अध्याय को पढ़कर नीट में प्रीवियस क्वेश्चंस को जरूर लगाइएगा और देखिएगा कि कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। और इसके आगे जो भी चैप्टर होगा मैं जल्द ही पार्ट में बताऊंगा, तो जुड़े रहें बायोलॉजी इन हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।